हेलो एवरीवन, आज से हम क्लास 11th वालों के लिए स्टार्ट करें केमिस्ट्री में चैप्टर पढ़ेंगे रासायनिक साम। ओके, तो जिसे हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कई टॉपिक के बारे में। ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा, ये लाइफ के लिए भी, आपके क्लास के लिए भी। ओके, तो इस लेसन के पहले जो भी आप पढ़े होंगे वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी पढ़े होंगे वे उससे ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें आप समझेंगे ये एक प्रकार से एकदम नया टॉपिक है, ये फिजिकल केमिस्ट्री का है। ओके, तो इसमें हम पहले तो एक दो क्लास इंट्रोडक्शन के रूप में लेंगे। ओके, तो हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर मतलब कि रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, इसमें पढ़ेंगे अपक्रियाओं का वर्गीकरण। ओके, अपक्रियाओं के वर्गीकरण हम मुख्यतः 3-4 अपक्रियाओं के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम आज के इस लेक्चर में मुख्यतः 2 टॉपिक के बारे में रीडिंग करेंगे। ओके, इसमें हम पहला पढ़ते हैं वेग के आधार पर वर्गीकरण। अब वेग के आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है कि देखो, जब कोई रिएक्शन होती है वे फास्ट गति से हो सकती है, या फिर एक मध्यम गति की हो सकती है, या फिर स्लो गति की। आप बोल रहे होंगे कि वही लिखे हैं वही बोल रहे हैं, ये डोंट वरी, आपको बस समझ में आना चाहिए और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हम क्या लिखे हैं क्या नहीं, आपको क्या समझ में आ रहा है ये इंपॉर्टेंट करता है कि हम जो बताना चाहते हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखो, हम चूंकि 3 टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे तो हम 3 टॉपिक के बारे में जिक्र करेंगे। ओके, तो देखो रिएक्शन जो होती है 3 प्रकार से, अगर वेग के आधार पर हम देखें तो 3 प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो एक तो तीव्र गति की अपक्रिया हो जाती है, जिसमें आती है बात आयनिक अपक्रिया। अगर हम आयनिक अपक्रिया की बात करें, तीव्र गति की अपक्रियाएं जो एक प्रकार से होती हैं। अब ये कैसे तीव्र गति की हो जाती है आयनिक अपक्रिया की, तो इसको समझते हैं। जैसे आप देख लो है O2 है, अब ये किस बॉन्ड से बना हुआ है? O जो होता है ऑक्सीजन अणु जो होता है, ये 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और उनमें बॉन्ड क्या है? डबल बॉन्ड। अब देखो इनके अंदर एक प्रकार से सहसंयोजी बॉन्ड होते हैं, आप नाम सुने होंगे सहसंयोजी बॉन्ड। अब इनको तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, अर्थात कब तोड़ेंगे? जब रिएक्शन ये करेंगे, किसी भी रिएक्शन में जब इसको क्रिया कारक के रूप में लेंगे तो ये रिएक्शन करेंगे, तो उस दौरान इनको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अर्थात इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसके कारण ये जो बॉन्ड आपको दिख रहे होंगे वे टूटेंगे, तभी तो वो प्रोडक्ट में बनेंगे। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखो हमें एनर्जी देनी पड़ी है, जबकि जो तीव्र गति की अपक्रियाएं में जो आयनिक अपक्रिया के एग्जाम्पल आपको दिए हैं, इनमें जो क्रिया कारक होते हैं, इनके जो सब्स्टिट्यूट होते हैं, उनमें जो होते हैं ना बंध अनुपस्थित होते हैं, उनमें आयनों के द्वारा अर्थात वे प्लस माइनस जो आयन होते हैं उनके द्वारा एक दूसरे से अटैच रहते हैं, और उनको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं होती। वे उनके अंदर जो एनर्जी होती है उसी के द्वारा वे बॉन्ड तोड़ लेते हैं, या फिर कह सकते हैं बहुत थोड़ी मात्रा में ये एनर्जी का यूज करते हैं और बॉन्ड को तोड़ देते हैं, अर्थात उनके बीच जो बंध पाया जाता है आयनों का वो टूट जाता है। ओके, जिससे आप समझ सकते हैं कि जब बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी हमें ज्यादा लगानी पड़ जाएगी तो रिएक्शन कैसी होगी? बहुत तीव्र तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि उसकी काफी एनर्जी ज्यादा वेस्ट तो उसको बॉन्ड तोड़ने में हो गया था, तो एनर्जी रिएक्शन कितनी फास्ट होगी तो समझ सकते हैं। और वहीं पर अगर हम आयनिक अपक्रिया की बात करें तो आयनिक अपक्रिया में हमें चूंकि ज्यादा एनर्जी देनी नहीं पड़ी थी ना, तो उस स्टेट में एनर्जी की जो सेविंग है, अर्थात एनर्जी ज्यादा खपत नहीं हुई थी, तो उस कारण एनर्जी हाई लेवल पर रहेगी। हाई लेवल पर रहेगी तो रिएक्शन फास्ट होगी। ओके, आई बात समझ? आयनिक अपक्रिया किस प्रकार वो फास्ट होती है, उसी प्रकार आता है सेकंड मध्यम गति की अपक्रिया। मध्यम गति की अगर अपक्रिया की बात करें तो उसमें आप केमिकल काइनेटिक चैप्टर जब पढ़ेंगे या फिर पढ़ लिए होंगे, तो उसमें जब पढ़ेंगे ये केमिकल काइनेटिक ना, तो उसमें आप जितने भी रिएक्शन पाएंगे, ये भी एक प्रकार से फिजिकल केमिस्ट्री है केमिकल काइनेटिक, इसमें जिसे बोलते हैं रासायनिक बलगत की। ओके, तो रासायनिक बलगत की अर्थात केमिकल काइनेटिक में जितने भी रिएक्शन आप पाएंगे ना,
वे सभी मध्यम गति की अपक्रिया होती हैं। यहाँ पर आपको रिएक्शन दिख रही होंगी, ये भी एक प्रकार से मध्यम गति की अपक्रिया है, बशर्ते यहाँ पर जो रिवर्सिबल एरो आपको दिखाई दे रहा है वो कुछ इरिवर्सिबल हो जाना चाहिए, अर्थात इसके स्थान पर ये वाला एरो आ जाएगा, तो ये भी एक प्रकार से मध्यम गति की अपक्रिया है। ओके, तो समझते हैं। देखो ये केमिकल एंटी की जितनी भी अपक्रिया होती हैं वे सभी मध्यम गति की अपक्रिया होती है, अर्थात मध्यम गति मतलब न तो बहुत फास्ट चल रही हो न तो बहुत स्लो चल रही हो, ये होती है मध्यम गति की अपक्रिया। ओके, अगर धीमी गति की अपक्रिया की बात करें, धीमी गति की अपक्रिया मतलब कि एक ऐसी रिएक्शन जो कि काफी स्लो हो रही है, अर्थात जैसे आप देख लो जल हो गया तो उसका वाष्प बन के उड़ना या फिर लोहे का पिघलना, ये सारी प्रक्रिया हो गई हमारी क्या धीमी गति की अपक्रियाओं में आते हैं। ओके, इतनी बात आई समझ। तो अपन लोग अब सेकंड पॉइंट, एक पॉइंट तो हो गया, सेकंड पॉइंट में क्या है कि भौतिक अवस्था के अनुसार वर्गीकरण। भौतिक अवस्था क्या बोल रहा है, उसका फिजिकल स्टेट, अर्थात जब हम कोई रिएक्शन करेंगे, जो भी तत्व लेंगे, जो भी एलिमेंट लेंगे, जो भी मेटल लेंगे, तो वो किसी न किसी स्टेट में होंगे, चाहे वो गैस के रूप में हो, सॉलिड के रूप में हो, जलीय विलयन के रूप में हो या फिर लिक्विड के रूप में हो। तो ये सब उनकी प्रकार से फिजिकल स्टेट होती है। ओके, तो फिजिकल स्टेट उनकी कोई न कोई होती है जिसके दौरान वे रिएक्शन करती है। लेकिन अगर हम बात करें भौतिक अवस्था के अनुसार जो वर्गीकरण किया गया है उसमें आपको मुख्यतः दो पॉइंट देखेंगे, एक तो समांगीय अपक्रिया, एक विसमांगीय अपक्रिया। अब समांगीय अपक्रिया की अगर बात करें, समांगीय अपक्रिया में जो क्रिया कारक हो चाहे प्रोडक्ट हो, अर्थात चाहे क्रिया कारक हो या फिर उत्पाद अर्थात सब्स्टिट्यूट एंड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, तो ये जो इनके फिजिकल स्टेट होती है ना वो दोनों सेम होनी चाहिए, अर्थात अब यहाँ पर इस रिएक्शन में आप देखेंगे ये जो N2 है वो गैस के रूप में, H2 जो है गैस के रूप में, NH3 जो है गैस के रूप में, अर्थात यहाँ पर ये एक प्रकार से समांगीय क्रिया, जहां भी आप रिएक्शन देखेंगे कि सभी उसकी फिजिकल स्टेट चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे रिएक्टेंट हो, वो सभी अर्थात एक ही नहीं कि रिएक्टेंट का जो फिजिकल स्टेट है उस गैस है और यहाँ पर प्रोडक्ट की जो फिजिकल स्टेट है वो अलग है, तो इस स्थिति में वो समांगीय अपक्रिया नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी विसमांगीय अपक्रिया। ओके, तो फिर समांगीय अपक्रिया में उसकी जो चाहे क्रिया कारक हो चाहे उत्पाद हो, तो दोनों की जो फिजिकल स्टेट होगी भौतिक अवस्था वो दोनों सेम होनी चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पर इसका भी देखो सभी इसकी फिजिकल स्टेट सेम है ना। अब हम यहाँ पर आपको एक पॉइंट और बताना चाहेंगे, वो होता है केसी। केसी आप इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत केसी के बारे में काफी ज्यादा पढ़ेंगे, केसी हो गया, केपी हो गया, केएक्स हो गया, ये सब आप अच्छे से समझेंगे। केसी एक प्रकार से होती है अग्रक्रिया की तरफ और पश्चक्रिया की तरफ। क्या बोल रहे हैं, अग्रक्रिया की तरफ और पश्चक्रिया की तरफ। ये केसी जो होता है एक प्रकार से कांस्टेंट होता है, सांद्रता के पदों में ये कांस्टेंट होता है, किसके लिए, द्रव्यानुपातिक क्रिया के लिए। ये अभी आप सब के लिए 2-4 लेक्चर के बाद हम द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम पढ़ेंगे, तो आप वहां पर केसी के बारे में अच्छी तरह समझ जाएंगे। अग्रक्रिया की दर क्या होती है, पश्चक्रिया की दर क्या होती है, वो भी आप समझ जाएंगे। बस अभी इतना समझिए कि अब देखो ये दो रिएक्टेंट आपको दिख रहे हैं ना, तो ये जब रिएक्शन चलेगी तो प्रोडक्ट कुछ ना कुछ बनाएगी, तो ये अग्रक्रिया में जा रहा है, अर्थात ये आगे जा रही है, तो ये अग्रक्रिया की दर पहले लिखेंगे और पश्चक्रिया की दर ये रिवर्स में जब आएंगे तो वो हो गया पश्चक्रिया की दर। वही इतना समझ लीजिए कि अग्रक्रिया की दर, ये अग्रक्रिया की दर और पश्चक्रिया की दर वही है, अग्रक्रिया की दर अपान पश्चक्रिया की दर होता है क्या, केसी। अब केवल आप इतना समझिए। अब अगर हम इस रिएक्शन के लिए अगर हम केसी का मान लिखते हैं तो यहाँ पर आएगा NH3 अपान N2 H2 पावर 3। ओके, यह हो गया हमारा केसी। इसके लिए अगर हम इसीलिए इसके लिए केसी लिखना चाहें तो इसके लिए केसी होगा हमारा केसी बराबर CH3 अग्रक्रिया के लिए लिख रहे हैं, ध्यान देना, COOH C2H5OH। अब यहां पर क्या लिखेंगे,
यहाँ पर लिखेंगे हम CH3 COO C2H5। अब ध्यान देना यहाँ पर H2O नहीं लिखे हैं, यही पॉइंट मैं आपको बताना था कि जो केसी यहाँ पर आपको बता रहे हैं इसी के लिए बता रहे हैं कि अब यहाँ पर देखो H2O क्यों नहीं लिखा गया। उसके लिए आपको पहले दो पॉइंट आपको समझना होगा। ये नोट के रूप में आपको लिखा गया है, इसमें लिखा गया है ठोस व शुद्ध द्रव का सक्रिय द्रव्यमान 1 होता है एवं सेकंड पॉइंट लिखा गया है जब H2O लिक्विड के रूप में उपस्थित हो और वो भी क्रिया कारक में। तो जब H2O क्रिया कारक के रूप में उपस्थित हो तो उसे शुद्ध द्रव के रूप में गिनते हैं। यहाँ हम लिक्विड क्यों लिखे हैं ये भी बात ध्यान देना कि यहाँ पर लिक्विड इसलिए लिखे हैं कि जब हम कोई रिएक्शन करेंगे अगर उसमें हम जल लेंगे तो उस स्थिति में ये जल लिया गया ना, अर्थात वे लिक्विड जो है वो लिक्विड के रूप में, अर्थात जो H2O लिया गया वो लिक्विड के रूप में है। इस कारण इसका जो सक्रिय द्रव्यमान होता है ना 1 होता है। और बात जब ये H2O क्रिया कारक के रूप में उपस्थित होता है एक लिक्विड के रूप में तो वो एक प्रकार से शुद्ध द्रव गिना जाता है। शुद्ध द्रव समझे कि शुद्ध जब हम कोई रिएक्शन दे दिया गया। अब ये पॉइंट तो बोल दिए कि ठोस क्या है और शुद्ध द्रव क्या है, ये तो आपको बताना ही भूल गए कि बोलोगे टीचर ने बताया ही नहीं तो हम क्या लिखें, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर देखो ठोस व शुद्ध द्रव जो होता है, ठोस तो आप समझते होंगे सॉलिड स्टेट, अर्थात कोई रिएक्शन होगी वो चाहे सॉलिड में अर्थात एक मैटर जो होगा सॉलिड में होगा, एक लिक्विड में होगा, गैस में होगा, कुछ भी प्रकार हो सकता है, तो वो किसी भी प्रकार से रिएक्शन कर सकती हैं। लेकिन हम यहाँ पर ठोस तो आप समझते हैं कि अब कोई भी जैसे ये हो गया, ये हम इसको ठोस के रूप में ले सकते हैं ना, इतना आप समझते हैं। लेकिन अगर ये जो शुद्ध द्रव हो गया, शुद्ध द्रव किसे कहते हैं? शुद्ध द्रव, जब शुद्ध द्रव की बात करें, ये बात ध्यान देना, ये वाला क्या होता है? शुद्ध द्रव वह द्रव होता है जब हम H2O को क्रिया कारक के रूप में लिक्विड के रूप में हम लेते हैं, अर्थात जब क्रिया कारक में H2O जो होता है लिक्विड के फॉर्म में होता है, अर्थात लिक्विड के फिजिकल स्टेट में होता है, तो उस स्थिति में जो H2O होता है ना वो हमारे एक प्रकार से शुद्ध द्रव गिना जाएगा। ओके, तो इसीलिए अब चूंकि ये शुद्ध द्रव है इसलिए हम यहाँ पर इसका मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो शुद्ध द्रव और ठोस का सक्रिय द्रव्यमान 1 होता है। सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है? ये एक प्रकार से यहाँ पर देखो एक्टिव मास जो होता है जिसे बोलते हैं सक्रिय द्रव्यमान, या फिर इसे बोल सकते हैं मोलरता। ओके, ये होता है हमारा। अब यहाँ पर देखो सक्रिय द्रव्यमान का मान कितना होता है? 1 होता है। अब यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे ना, तो उस स्थिति में तो सक्रिय द्रव्यमान का हम मान ये, क्योंकि यहाँ पर देखो H2 जो होता है शुद्ध द्रव के रूप में उपस्थित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये H2 जो है क्रिया कारक के रूप में और लिक्विड स्टेट में, तो अर्थात ये शुद्ध द्रव के रूप में। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? एक्टिव मास के स्थान पर 1। तो यहाँ लिखने का कोई मतलब तो है नहीं अभी, तो यहाँ पर ऐसे ही रहने देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया ठोस और शुद्ध द्रव का सक्रिय द्रव्यमान 1 होता है। ओके, अब हम उसी में अगर हम आगे समझते हैं इसी पॉइंट के बारे में। अब अगर हम इसके लिए केसी लिखें तो यहाँ पर केसी क्या होगा? अर्थात अग्र क्रिया के बराबर पश्चात क्रिया बटे पश्चात क्रिया के इधर। इसके लिए क्या लिख लेंगे? CH3 COO C2H5 H2O। अब बात देखो यहाँ पर H2O आ गया ना, H2O लिक्विड के रूप में, बोलोगे शुद्ध द्रव है? नहीं, शुद्ध द्रव नहीं है। आप ध्यान से देखिए, ये वाला पॉइंट आपको क्या बता रहा है कि जब H2O लिक्विड के फॉर्म में हो और वो क्रिया कारक के रूप में उपस्थित हो। यहाँ पर H2O किस रूप में है? यहाँ पर H2O प्रोडक्ट के रूप में है, क्रिया कारक के रूप में नहीं है। तो उस स्थिति में हम अब यहाँ पर H2O का मेंशन कर रहे हैं, इसकी गणना कर रहे हैं। यहाँ पर H2O के बारे में हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर इसका एक्टिव मास 1 नहीं होगा क्योंकि ये प्रोडक्ट के रूप में उपस्थित है। यहाँ एक बात है, कब नहीं लिखते? जब यहाँ पर H2O जो होता है सॉलिड के रूप में उपस्थित होता, तो उस स्थिति में हम H2O की बात नहीं करते। H2O ही नहीं, कोई भी मैटर अगर आ जाएगा, कोई भी पदार्थ आ जाएगा, अगर वो सॉलिड के रूप में उपस्थित होगा तो वो मेंशन नहीं किया जाएगा, अर्थात वो एक्टिव मास 1 हो जाएगा। एक्टिव मास
ये देखो ठोस का सक्रिय द्रव्यमान एक्टिव मास 1 होता है, उसका भी हम मेंशन नहीं करेंगे, अभी आपको आगे बताएंगे। अभी केवल इसी बारे में H2O के बारे में बता रहे हैं कि शुद्ध द्रव क्या होता है। तो अब इसका हम क्या लिखेंगे, अब ये देखो लिक्विड ग्रुप में, तो लिक्विड ग्रुप में यहाँ पर ये जल तो है नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं CH3COOH और C2H5OH। ओके, है ना समझ में। अब हम अगर इसके लिए कैसे लिखना चाहें, आप खुद एक बार लिख के समझ देखिए आप क्या लिखते हैं, आप खुद लिखिए। तो यहाँ पर देखो हम लिखते हैं कैसे बराबर, इसके लिए हम लिख सकते हैं CO2 अपान H2 अपान CO H2O। आप बोलोगे कि यहाँ पर तो H2O है क्रियाकारक के रूप में, इसको क्यों लिख दिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए जी, यहाँ पर H2O जो है गैस के रूप में है, ना तो सॉलिड के रूप में, ना ही लिक्विड के रूप में उपस्थित है। ये जो आपको H2O दिख रहा है यहाँ पर शुद्ध द्रव के रूप में ये उपस्थित नहीं है, ये गैस फॉर्म में है। जब गैस फॉर्म में होता है तो उसका मेंशन किया जाता है केसी में। इसका मेंशन तभी नहीं किया जाएगा जब ये एक तो लिक्विड के रूप में है और क्रियाकारक के रूप में उपस्थित हो, या फिर सॉलिड स्टेट में हो, तभी इसका हम जिक्र नहीं करेंगे। आई बात सुनिए। अब हम पढ़ते हैं विषमांगीय क्रिया। विषमांगीय क्रिया, जैसे हम समांगीय क्रिया में देखिए कि उसकी फिजिकल स्टेट जो है सेम थी, लेकिन विषमांगीय क्रिया में जो उसके फिजिकल स्टेट होंगी क्रियाकारक या प्रोडक्ट की, इसकी फिजिकल स्टेट असमान होंगी। ओके, जिसमें पहला एग्जांपल है। ओके, तो यहाँ पर आता है केसी। अब अगर हम इसके लिए केसी की बात करें, देखो केसी जो होता है ये तो पॉइंट है, चाहे समांगीय क्रिया हो या फिर विषमांगीय क्रिया हो, सभी के लिए केसी सेम रहेगा, नियम वही लगेगा। ओके, तो इसके लिए अगर हम केसी की बात करें तो हम लिख सकते हैं इसको CO2 अपान C, नहीं लिख सकते, बोलोगे क्या लिख दिए हो, एक्टिव मास ये है। अब एक्टिव मास क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये CaO जो है कैल्शियम ऑक्साइड ठोस के रूप में है। यहाँ पर देखो आपको यस के रूप में जहाँ आपको दिखाई देगा इस पूरे रिलेशन के अंतर्गत वो ठोस माना जाएगा। गैस के रूप में अगर हम जब दिखाएंगे वहाँ पर J लिखेंगे, जब जलीय विलयन लिखाएंगे तो वहाँ पर एक्वस लिखेंगे, और जब लिक्विड दिखाएंगे तो वहाँ पर L दिखाएंगे। ये 4 पॉइंट आप याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर देखो Kc बराबर आग्रह क्रिया की दर CaO होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये ठोस के रूप में। अब ठोस के रूप में क्या है, ठोस का जो सक्रिय द्रव्यमान होता है 1। अब यहाँ पर सक्रिय द्रव्यमान के स्थान पर 1 हम लिख सकते हैं ना, 1 हो गया। उसी प्रकार इसका भी सक्रिय द्रव्यमान 1 लिखते हैं, क्योंकि ये भी ठोस है, तो इसके स्थान पर 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसका ऐसे लिखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, तो इसी का हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ऐसे इसको पढ़ रहे हैं, अर्थात इसको भी हटा दो। ओके, अगर हम इसके लिए लिखना चाहें तो अब यहाँ पर देखो केसी बराबर 1 लिखेंगे, क्योंकि ये सॉलिड है। अब सॉलिड रूप में तो इसको हम लिख नहीं सकते, तो इसका एक्टिव मास 1 होगा। एक्टिव मास 1 यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्योंकि हमें इस यहाँ पर एक्वस के रूप में कुछ दिखाई दे रहा है जो कि नीचे लिखा जाएगा। ओके, तो इसके लिए हम एक्वस के रूप में कोई भी हो उसको हम लिखते हैं, तो इसके लिए हो जाएगा Fe+3 अपान OH -3। अब ये भी ध्यान देना, जो यहाँ पर 3 रहेगा वो उसका पावर हो जाएगा। ओके, वैसे यहाँ पर भी आपके लिए आया था NH3 2NH3, तो ये NH3 की पावर हो जाएगा। तो जो भी यहाँ पर आपको मोल के रूप में दिख रहा होगा उसका, वो आपके लिए पावर का काम करेगा। उसी प्रकार अगर हम इसके लिए हम केसी का मान लिखना चाहें तो इसके लिए केसी क्या होगा, आपको लिख सकते हैं। इसके लिए केसी होगा, कैसे होगा, अब यहाँ पर देखो ये तो सॉलिड ही है ना, ये देखो ये सॉलिड है और ये गैस के रूप में H2, तो यहाँ पर H2 पर लिख देते हैं H2 एक्टिव मास H2 की पावर 4। अब यहाँ पर देखो ये सॉलिड के रूप में है, तो इसको भी हम नहीं लिख सकते। अगर लिखना चाहें तो ये एक्टिव मास 1 हो जाएगा, और H2O चूंकि ये लिक्विड के रूप में, तो इसका भी हम जिक्र नहीं कर सकते। अब यहाँ पर भी एक्टिव मास 1 हो जाएगा ना, तो
अब ये एक्टिव मास जब होता है तो एक्टिव मास का मान कितना होता है 1, अर्थात सक्रिय द्रव्यमान का मान 1 होता है। अब यहाँ पर H2O देखो लिक्विड के रूप में है, वो शुद्ध द्रव के रूप में उपस्थित है यहाँ पर, और ये सॉलिड के रूप में, तो इस दोनों का हम जिक्र नहीं करेंगे, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, इतनी बात है समझ में। देखो ये जितने भी आपको पॉइंट आपको देख रहेंगे, आप इसको अच्छे से एक लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा, कोई भी लेक्चर मिस होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ा रहेगा। ओके, तो कोई भी लेक्चर आप मिस मत कीजिए और लगातार पढ़िए। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।